अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं मेरीन सत्तर। नाज़रीन, पनामा पर नून लीग ने यू टर्न लिया है। अगर ये जुर्म नहीं किया तो नवाज शरीफ की इस्तिस्ना की बातें क्यों शुरू हो गई है, अदालत ने इस पर सवाल किया है। इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सिंध में रेंजर्स के इख्तियारात का मामला लटकता है तो अवाम के लिए अमन व अमान का मसला बढ़ सकता है। ये भी हमारा मौजूद गुफ्तगू है। साथ ही साथ आखिर में प्रोग्राम की हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के लिए कैसे साबित हो सकते हैं, CIA के सरबराह की तनकीद का मामला दरअसल क्या है, ये भी आज बात की जाएगी। पनामा लीक्स के हवाले से नवाज शरीफ की नाअहली के लिए दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी। अब वज़ीर आज़म के वकील ने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल के बयान में कोई तज़ाद और कोई गलत बयानी मौजूद नहीं है, जबकि जहां रिकॉर्ड मुतनाज़े हो वहां पर उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त कार्रवाई नहीं कर सकती। इसी दौरान मखदूम अली खान को वज़ीर आज़म की तकरीर में कई सवालात का सामना भी रहा। मखदूम अली खान के इन दलाइल पर कि जहां रिकॉर्ड मुतनाज़े हो वहां सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त कार्रवाई नहीं कर सकती, तो जस्टिस अजमत सईद ने इस पर इस्तफसार किया कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अदालत आर्टिकल 184(3) के तहत सिर्फ तस्दीक शुदा हक़ाइक़ ही सुन सकती है। अब जस्टिस अजमत सईद शेख ने मखदूम अली खान से ये भी पूछा कि 184(3) के मुकदमे में जिस किस्म के कागजात जमा कराए गए हैं, वज़ीर आज़म को उनकी बुनियाद पर नाअहल करार दिया जा सकता है। इस पर मखदूम अली खान साहब का कहना था कि मेरा अदालत के इख्तियार समात पर कोई एतराज़ नहीं, ताहम दोहरी शहरियत की बुनियाद पर नाअहल करार देने और सादिक और अमीन की बुनियाद पर नाअहली में फ़र्क है। अब वज़ीर आज़म की कौमी असेंबली में तकरीर पर दलाइल देते हुए मखदूम अली खान का कहना था कि आर्टिकल 66 के तहत असेंबली की कार्रवाई को अदालत में नहीं लाया जा सकता। इस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने याद दिलाया कि वज़ीर आज़म ने खुद ही इस्तिस्ना लेने से इनकार किया था। जी हाँ, जस्टिस अजमत के इस सवाल पर कि क्या इस इस्तिस्ना को ख़त्म किया जा सकता है, तो मखदूम अली खान का कहना था कि ये इस्तिस्ना पार्लियामेंट को हासिल है और वही इसको ख़त्म कर सकती है। जस्टिस आसिफ खोसा का यहाँ पे ये कहना था कि ज़ेरे समात मुकदमा मुख्तलिफ नौइयत का है और वज़ीर आज़म की तकरीर की हैसियत सिर्फ असेंबली का बयान नहीं बल्कि अदालत में इस पर इन्हिसार किया जा रहा है, यानी कि वज़ीर आज़म साहब की तकरीर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस एजाजुल हसन का इस मौके पर कहना था कि पहले आपने कहा था कि कोई गलत बयानी नहीं की, लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि अगर गलत बयानी की भी है तो इसको इस्तिस्ना हासिल है। जस्टिस एजाज अफजल ने वकील से इस्तफसार किया कि अगर असेंबली में तकरीर को इस्तिस्ना हासिल है तो क्या इस तकरीर को अदालत में केस की बुनियाद बनाया जा सकता है। मखदूम अली खान ने अदालत को बताया कि वज़ीर आज़म की तकारीर का जायजा आइन के मुताबिक ही लिया जा सकता है। जी हाँ, आइन के मुताबिक लिया जा सकता है, जिस पर जस्टिस शेख अजमत ने कहा कि आर्टिकल 62 भी आइन का ही हिस्सा है। दूसरी तरफ BBC की रिपोर्ट के चर्चे बैनुल अक़वामी सतह पर हो रहे हैं इस वक्त, जिसके मुताबिक शरीफ फैमिली के ज़ेरे तसर्रुफ लंदन फ्लैट्स 1990 की दिहाई में खरीदे गए थे। अब तक इन फ्लैट्स की मिल्कियत में कोई तब्दीली नहीं आई। 1990 की दिहाई से ये 4 फ्लैट्स नेस्कल और नेल्सन के नाम पर ही है। इन दोनों कंपनीज की मलकियत का एतराफ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज पहले कर चुके हैं। अब बरतानी कंपनी फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के डायरेक्टर नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज है। अब हसन नवाज ने फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी सन 2001 में खोली थी, जिसमें पार्कलैंड के फ्लैट का ही पता दर्ज है। अब मेफेयर में पहला फ्लैट 17 एओन फील्ड हाउस है, जो कि 1 जून 1993 में नेस्को लिमिटेड ने खरीदा था। अब दूसरा फ्लैट जो है वो नंबर 16 है, जो कि 31 जुलाई सन 1995 यानी 1995 में नेल्सन एंटरप्राइज लिमिटेड ने खरीदा था। अब तीसरा फ्लैट 16A की खरीदारी भी इसी तारीख की है, जो कि अमल में आई। अब चौथा फ्लैट 17A 23 जुलाई सन 1996 को नेस्को लिमिटेड ने खरीदा। बरतानी हुकूमत के महकमा लैंड रजिस्ट्री के मुताबिक इन फ्लैट्स की मिल्कियत 90 की दिहाई से तब्दील नहीं हुई। इस बात को नोट कीजिएगा। इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है नून लीग से जुबैर साहब, तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफ साहब और पीपल्स पार्टी से शेला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत यूसुफ साहब, पहले तो आप बताइएगा, आज जो सारी कार्रवाई हुई काफ़ी मुतमईन नज़र आए इमरान खान साहब, और बाहर आके उन्होंने एक ऐसा जेस्चर दिया जिसको कि काफ़ी तनकीद का भी निशाना बनाया गया, लेकिन उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर ये जेस्चर दिया कि आज जैसे सवालात किए जा रहे थे, वज़ीर आज़म साहब के जो वकील थे उनके पास उसके कोई ख़ास दलाइल या कोई ख़ास जवाबात मौजूद नहीं थे। आज की कार्रवाई पर कुछ कॉमेंट करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो शुरू दिन से मुतमईन हैं और जो केस है वो बिल्कुल वाज़ेह केस है, उसमें कोई ढकी छुपी बात है भी नहीं। बड़ा वाज़ेह केस है और करप्शन का केस है।
اور ہم آپ سے پہلے بھی کہتے رہا ہوں میں کہ دیکھیں جب ہم سے سوالات ہو رہے ہیں لیکن جب ان سے سوالات ہوں گے تو پھر آپ ان کی دوڑ دیکھنا، اور یہ آن ریکارڈ بات ہے، اور آج آپ نے ان کی دوڑ دیکھی ہے کہ جی اور آج انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ پارلیمنٹ کی کیا حیثیت ہے اور پارلیمنٹ کی کتنی حیثیت ہے۔ یہ بڑے افسوسناک بات ہے کہ یہ انہوں نے اقرار بھی کر رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ سپریم ہے، لیکن جو پارلیمنٹ میں تقریر ہوتی ہے یا جو پارلیمنٹ میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے عدالت کے لیے یا اتنا، تو یہ خود ہی ایک طرف یعنی تضاد آپ دیکھیں کہ یہ سپریم باڈی بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس کی اگر وہاں جھوٹ بھی بولی جائے تو خیر ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ بڑے تکلیف دہ ہے، اور میرے خیال سے نہیں، لیکن دیکھیں نا شوکت یوسف صاحب، آج ان کے وکیل نے عدالت میں یہ کہا ہے کہ جو تقریر انہوں نے کی بیان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ نہیں، کیوں تضاد نہیں ہے؟ بہت بڑا تضاد ہے۔ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو استثناء والی باتیں آج کی گئی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی بات متنازع ہو تو سپریم کورٹ اس پر براہ راست کارروائی بھی نہیں کر سکتی۔ ہاں تو یہ تو دیکھیں نا، استثناء والی جو بات انہوں نے کی ہے نا، اب اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے رائے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر، یہی ہو سکتا ہے نا۔ اور ہم کیوں کہتے تھے بار بار کہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا سٹیپ ڈاؤن کر جائے یا کسی اور کے حوالے کر جائے یا کم از کم اختیارات کا استعمال نہ ہو۔ ایک طرف وہ پورے اختیارات کا استعمال کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ جو دیکھ رہے ہیں مخدوم علی خان کی جو جس طریقے سے انہوں نے آرگو کیے کہ جی استثناء حاصل ہے، فلاں حاصل ہے، تو جب پھر تو یہ آپ کہہ دیں کہ جی سپریم کورٹ میں کیس کیوں گیا ہے؟ یہ تو سمپل سی بات ہے نا۔ اگر آپ اس کو مانتے ہی نہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر غلط بیانی بھی ہوئی ہے صاحب کہ آج جس طرح کے سوالن جوابن ہوئے سپریم کورٹ میں، جو سوالات کیے گئے مخدوم صاحب سے، ان کے جوابات سے عدالت مطمئن نہیں تھی، کچھ ایسا لگتا ہے آج جس طرح کے سوالات اور جوابات ہوئے عدالت میں؟ دیکھیں میں بی بی سی کی رپورٹ کو اگر آپ پوری طرح پڑھ لیں نا، جو 1993 کا جو ذکر ہوا ہے کہ اپارٹمنٹس خریدے گئے، ملکیت چینج نہیں ہوئی، آج تک چینج نہیں ہوئی، ہم نے مینشن پھر اس کے بعد بتایا شوکت یوسف صاحب، لیکن آج کی جو عدالت کی کارروائی تھی، کیا مخدوم صاحب لگتا تھا، ان کی باڈی لینگویج بھی کیا بتاتی تھی کہ وہ مطمئن ہے جو کچھ وہ وہاں پہ بیان کر رہے ہیں، اور عدالت بھی ان سے مطمئن دکھائی دیتی تھی؟ اگر ہم سے باڈی لینگویج کی بات کریں، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی اچھے وکیل کا بیان نہیں تھا جو آج سپریم کورٹ میں دیا گیا، وہ مجبوری کے تحت وہ دیتے رہے، اور مجبوری کے تحت جو ان کے کلائنٹس کی طرف سے جو ان کو احکامات ملتے رہے اسی کو آرگو کرتے رہے، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود بھی اس سے مطمئن نہیں ہوں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ چلے ٹھیک۔ شیلا رضا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ صاحبہ آپ بتائیے گا، آج جس طرح کی کارروائی ہوئی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح مخدوم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بیان دیا اس میں تضاد نہیں ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں جہاں پر کسی بھی قسم کا متنازع ریکارڈ ہو تو وہاں پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایکٹ نہیں کر سکتی، کارروائی ڈائریکٹ نہیں کر سکتی، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ استثناء حاصل ہے، جبکہ عدالت بتا رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے استثناء نہیں مانگا۔ یہ ساری باتیں سن کے کیا لگتا ہے کہ وہ جو باتیں پی ٹی آئی کے بارے میں کی جاتی تھی، عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا یو ٹرن، آج اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ یو ٹرن لیتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی؟ دیکھیے، اس پورے کیس میں اگر آپ شروع سے جائیں تو اس میں حکومت نے جو ہے سوائے اپنے اپوزیشن پارٹیز کو اور عوام کو صرف یہ ثابت کرنا شروع کیا ہے کہ آپ لوگ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور ہر چیز میں اس نے ایک ڈیلینگ ٹیکٹسز اپنائی سب چیزوں میں، اور یہاں تک کہ یہ وقت آیا کہ اس طرح سے پی ٹی آئی اس میں چلی گئی، اور سب یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہاں جا کر بھی جو ہے اب یہ کوئی نہیں بات کر رہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کس طرح سے وزیر اعظم عدالتوں میں تھے، استثناء کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب وہاں جو ہے اس پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی فلانا بیان صحیح ہے، فلانا نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب آپ انوالو ہی نہیں ہیں اور بقول آپ کے کہ آپ بالکل صحیح ہیں، تو جو منی ٹریل ہے وہ سیدھے طریقے سے پیش کر دیں۔ یہ جو تضاد آئے ہیں ان کو یہ ثابت کرنا، اس پہ بحث کرنا کہ اسمبلی میں جو کہا گیا ہے وہ فلاں آرٹیکل کے تحت یہاں پہ ڈسکس ہو سکتا ہے یا نہیں، ان سب چیزوں کو جب استعمال کیا جا رہا ہے تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ حکومت کے جو وکیل ہیں وہ آڑ لے رہے ہیں مختلف۔ آرٹیکل 62 ان کے اوپر لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے، اس کا جواب تو ان کو دینا ہے، ان کو کلیئر کرنا ہے، اور اب اس کو جواب دینے کے لیے جس طرح کے دلائل ان کی طرف سے آ رہے ہیں ان پہ ذرا بتائیے گا آپ کا کیا کہنا ہے کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ریکارڈ متنازع ہو
तो सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई नहीं कर सकती, नंबर 1। नंबर 2, वो ये कहते हैं कि जी बयान में कोई तजाद नहीं है। फिर वो फौरन इस बात के ऊपर आ जाते हैं कि अगर आर्टिकल 66 के तहत असेंबली की कार्रवाई को अदालत में नहीं लाया जा सकता, उनको इस्तिस्ना हासिल है। फिर अदालत सवाल करती है, इस्तिस्ना का तो सवाल वज़ीर आज़म की तरफ से किया ही नहीं गया। ये सारी बातें क्या शो कर रही हैं कि क्या स्टैंड इस वक्त लिया जा रहा है उनकी तरफ से? जो सवाल उनसे किया जा रहा है उसका वो जवाब देने में कामयाब है या फिर इधर उधर से घूम कर आया जा रहा है बस? देखिए, वो आर्टिकल्स की आड़ ले रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की डोमेन जो है वो तय नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास 199 के तहत ये इख्तियारात हैं कि वो अपने इख्तियारात को किस हद तक बढ़ा सकते हैं। मंसूर एजाज के केस में हमने देखा, और भी मुख्तलिफ केसेस का अगर जाके हम तारीख़ में जायज़ा लें तो हमें सुप्रीम कोर्ट अपने वो इख्तियारात इस्तेमाल करती हुई नज़र आई है आइन के तहत, जो नॉर्मली उनके डोमेन नहीं है। लेकिन क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट हैं तो उनके पास ये हक़ है। तो अब सुप्रीम कोर्ट को अगर हुकूमती वकील ये बताएंगे कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं, और फिर वो ये आड़ लेंगे कि जो उन्होंने असेंबली में झूठ बोला था, वो झूठ जो है वो फलाने आर्टिकल 166 के तहत अदालत में डिस्कस नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब है कि इस सारे झूठ को वो आड़ दे रहे हैं और एक छुपाना चाहते हैं। असल बात तो ये थी कि जो उनका सब कुछ झूठ है, जो उनके बच्चों ने और उन्होंने मिलके बोला, वो कह देते ओके ये इस तरह से बोला गया, लेकिन हमारी तो ये मनी ट्रेल है, कुछ भी कर देते। लेकिन अब बात यह है कि हुकूमत भी फंसी हुई है और सब भी। अब सारा मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है कि सुप्रीम कोर्ट अपने लिए कौन सा रास्ता मुतय्यन करते हैं, कौन सा तरीका करते हैं। क्या वो तरीका ठीक है, ठीक है। शैला, हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद जुबैर साहब भी मौजूद हैं, अब उनसे बात करते हैं। लोगों ने तो बताया कि आप लोग कैसे देखते हैं आज की कार्रवाई को। मोहम्मद जुबैर साहब, आप बताइएगा, आज जिस तरह की कार्रवाई हुई, हमने भी कुछ सवालात उठाए, जो सवालात अदालत में हुए उनके ऊपर हमारे भी कुछ सवालात है। जिस तरह की बातें आज की गई, मखदूम साहब ने आज जिस तरह के दलाइल दिए, पहले वो ये कहते हैं कि बयान में कोई तजाद नहीं है, फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि जहाँ रिकॉर्ड मुतनाज़ हो तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो बराह रास्त कार्रवाई नहीं कर सकती। फिर वो ये कहते हैं कि इस्तिस्ना हासिल है, जो असेंबली की कार्रवाई है उसे अदालत में नहीं लाया जा सकता, जबकि अदालत ये कहती है कि इस्तिस्ना का सवाल तो किया ही नहीं वज़ीर आज़म साहब ने। तो फिर वो जो बातें आप लोग करते हैं कि यू टर्न इमरान खान साहब लेते हैं, तो यू टर्न तो यहाँ पे आपको लग नहीं रहा? लोग तज्जिया कर रहे हैं कि यहाँ पे इस वक्त यू टर्न तो आप लोग की तरफ से लिया जा रहा है, इस्तिस्ना का सवाल किया जा रहा है जिसके बारे में पहले कहा ही नहीं गया। मेरा ख्याल है ये टोटली कंफ्यूज करके बताया जाता है। मैं खुद वहाँ कोर्ट में मौजूद था, 20 दफा उन्होंने ये कहा है मखदूम साहब ने कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई नहीं झूठ बोला। इसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो होता है फैक्ट्स और एक होता है पॉइंट ऑफ लॉ। आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए हैं, समा के टॉक शो में नहीं है, तो आप जब सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते हैं तो दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो होते हैं कि पॉइंट ऑफ लॉ क्या है और एक फैक्ट्स क्या है। फैक्ट ये है कि जी कोई तजाद नहीं है, कोई झूठ नहीं बोला। पॉइंट ऑफ लॉ इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के लिए नहीं है, वो आज की जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स हैं, और कल और नेक्स्ट जनरेशन में आने वाले हैं, उन सबका एक पॉइंट ऑफ लॉ है। और वो पॉइंट ऑफ लॉ उनको बताना जरूरी था कि दोनों एस्पेक्ट से अगर आप देखेंगे, जब आप दलाइल देते ना तो आप कई दफा आपकी दलील में एक आर्गुमेंट होता है और फिर आप दूसरा भी यूज करते हैं और तीसरा भी यूज करते हैं कि आप किसी तरह से भी प्राइम मिनिस्टर को इस बेसिस पर डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। ये सिंपल सी चीज है कि जी एक जो मेंबर होता है असेंबली में, ये आज अगर ये पॉइंट ऑफ लॉ वो ना लेके आए ना तो कल तमाम पार्लियामेंट के मेंबर रगड़े में आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर डिसीजन लेता है इस बेसिस पर कि जी वो मुस्तस्ना हासिल नहीं है, क्योंकि वो तो डिसीजन ये होगा ना कि जी पार्लियामेंट में इन्होंने कहा, सपोज करें वो कहते नहीं जी झूठ बोला और कोर्ट ने आके उनको वो डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो क्या कल को कौन कोई बचेगा? तो दोनों चीजें, फैक्ट्स ये था, 20 दफा उन्होंने कहा है कि झूठ नहीं बोला, तजाद कोई नहीं है, आप मुझे बता दें कहाँ तजाद है। मोहम्मद जुबैर साहब, बात फिर वही है, माजरत के साथ मेरी बात सुन लीजिएगा, सिर्फ सवाल के ले लीजिए साथ। चलिए ठीक है, जी जी। आपने 3 चीजें पूछी थी। तीसरी बात ये है कि वो तीसरी बात ये है कि जब आप कोई चीज बयान देते हैं, एक होता है झूठ बोलना ये होता है कि आप एक हकीकत थी उसके अगेंस्ट बरखिलाफ बोले। एक चीज ये है कि जी आप कोई बात आपने की ही नहीं है
کہ آپ 1970 سے لے کے 2016 تک کا ہر ایونٹ اور ہر ٹرانزیکشن تو نہیں وہ بتا رہے تھے. تو اگر اومیشن کوئی چیز ہے جو کہ کورٹ فیل بھی کرتا ہے کہ اٹ واز امپورٹنٹ انف فار دا پرائم منسٹر ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ, بٹ پرائم منسٹر واز ناٹ گیون اے کوسچن کہ جی 1980, 84, 85, 86, 87, 90 اینڈ 99 تک کی تمام ٹرانزیکشن آپ بتائیں. یہ تو نہیں کسی نے پوچھا تھا اور انہوں نے پھر اس کو omit کر دیا. وہ تو ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے. تو کورٹ کو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کورٹ میں بالکل کلیئر ہے, کورٹ از ایبسولوٹلی کلیئر, ججز آر ایبسولوٹلی کلیئر. ججز نے یہ کہا آپ ہمیں اسسٹ کریں. اسسٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا چیلنج کرنا, اسسٹ کا یہ پہلی دفعہ کورٹ نے کہا ہے کہ آپ پلیز ہمیں مخدوم صاحب اسسٹ کریں ٹو کم ٹو دا پوائنٹ ویئر یو آر ٹیکنگ اس. ٹھیک ہے. اچھا محمد زبیر صاحب, میرا سوال پھر ذرا دوبارہ میں اس کو اس طرح سے پلیس کروں گی. چھوٹا سا سوال ہے, مجھے اگر اس کا چھوٹا سا ہی جواب مل جائے. وہ صرف یہ ہے کہ عدالت سے جب, کیونکہ استثناء کی بات کہی گئی آپ کی طرف سے, بالکل درست آپ نے کہا, ہم نے بھی یہ بات شروع میں کہی کہ آپ کے وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بیان میں کوئی تضاد نہیں ہے, جو اسمبلی کے فلور پہ بات کی گئی وہ یہاں پر کی جا رہی ہے, ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں. لیکن ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ کہنا کہ استثناء حاصل ہے, اور پھر ان کا یہ کہنا کہ جو تقریر ہے اس کو استثناء حاصل ہے آئین کے مطابق, اور یہاں پہ پھر عدالت سوال کرتی ہے کہ جی آرٹیکل 62 بھی تو آئین کا حصہ ہے. اس کا جواب دے دیجئے گا کہ پھر کیوں استثناء کا بار بار کہا جاتا ہے جب آپ کی بات صحیح ہے, آپ نے بیان صحیح دیا اسمبلی کے فلور پر. 62 جو ہے, 62 کے بارے میں 3 ججز جہاں جو وہ بیٹھے نا, ان کے مختلف اوقات میں ججمنٹس موجود ہیں 62 کے بارے میں, اور اس میں انہوں نے خود کہا تھا لاسٹ فرائیڈے کہ آصف کھوسا صاحب جو جج ہیں ان کی ایک ججمنٹ تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 62 اور 63 جو ہے اس کے تحت صرف ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پورے ہو سکتے ہیں. سو دس از ridiculous article in the آصف کھوسا صاحب نے جب 62-63 پہ بات کی تھی محمد زبیر صاحب, تو اگلے دن انہوں نے اس پہ معذرت بھی کر لی تھی. لیکن چلے یہ بتا دیجئے, بی بی سی کی بھی تو ایک رپورٹ آئی ہے نا 90 کے بعد سے لے کے یہ کمپنیاں جو ہیں جس کی ملکیت تھی, بی بی سی کی رپورٹ پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ مختصر کامنٹ کر دیں, کیوں نہیں اس کے اوپر کوئی کامنٹ آیا آپ لوگ کی طرف سے؟ اس پر بھی بتا دیتا ہوں. سب یہ معذرت نہیں کی تھی, ان کا ڈیسیژن کا حصہ ہے, پتہ نہیں آپ نے کہاں سے کہہ دیا معذرت کرنی تھی. جج کبھی معذرت کرتا ہے ڈیسیژن کے بعد, وہ بھی سٹنگ جج. نہیں ڈیسیشن تو آئے نہیں نا, سوری ریمارکس تھے ان کے. چلے انہوں نے یہ کہا تھا میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں, ڈیسیشن ہے. انہوں نے 62-63 پہ جو بات کی تھی محمد زبیر صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی اس بات کو واپس لیتا ہوں. نہیں وہ تو یار آپ پلیز, جماعت کے سراج الحق کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ صرف سراج الحق بچیں گے, دین نیکسٹ ڈے انہوں نے واپس. معذرت کہاں سے, کس سلسلے میں معذرت کریں گے؟ میں محمد زبیر صاحب کہہ رہی ہوں, انہوں نے کہا کہ میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں, آپ اس پہ بات کیجئے. ہاں جی, آپ کو میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, آپ پتہ نہیں کون سے لفظ ان کا. محمد زبیر صاحب اس وقت چائے کے لے گئے ہوئے تھے, شاید انہوں نے دیکھا. ایک تیسرے جج ہے, ان کا کورٹ کا ڈیسیژن ہے, کورٹ کا ڈیسیژن ہے, میرا نہیں ہے. اس پر تو کوئی ایمبیگیوٹی نہیں ہے. آپ نے جو بی بی سی کا, میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بی بی سی کی رپورٹ ہمیں تو کوئی اس میں کوئی نئی چیز ہے ہی نہیں. ہم نے کب کا, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ 2 کمپنی ہیں آف شور کمپنیز, ان کی ملکیت میں وہ فلیٹس ہیں, وہ اس کی جو شیئر ہولڈنگ ہے دیٹ ڈیفائنز کہ جی وہ کس کے فلیٹس اونرشپ کے. اگر نیلسن کے شیئرز میں لے لوں آج 100%, تو میں اس کا اونر بن جاؤں گا. لیکن وہ نیلسن یا دوسری جو کمپنی ہے وہ کوئی آج تو نہیں بنی. ہم نے تو کبھی نہیں ڈینائی کیا تھا کہ 90s میں نہیں بنی ہے. 90s میں شوکت صاحب آپ اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں ابھی نیلسن اینڈ نیسکور کے حوالے سے اور فلیٹ کی اونرشپ کے حوالے سے؟ زبیر صاحب جو ہے نا, یہ تو یہاں ٹاک شو میں دوسروں کو تو یہ تانا دے رہے ہیں, لیکن یہ خود بھی ٹاک شو میں کچھ اور کہتے ہیں, وہاں کچھ اور کہتے ہیں. دیکھیں نا, انہوں نے اپنی ملکیت 2006 کا ذکر کیا, پھر قطری خط کا ذکر کیا, پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا. لیکن اب دیکھیں اب چیزیں واضح ہو گئی. اب یہ کہیں گے جی بی بی سی بھی ہم نے ان سے کہا ہے کہ جی آپ اس طرح رپورٹ بنا کے بھجوا دیں. یہ جو پاناما تھا یہ بھی ہم نے ان سے کہا, ریکویسٹ کی تھی کہ جی آپ بنا کے بھجوا دیں. یہ ساری چیزیں ہیں جو انٹرنیشنلی یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے پاکستان کے اندر, اور کس نے کی ہے اور کیسے کی ہے. اب یہ سمپل سی, اگر یہ کہتے ہیں کرپشن کی نہیں ہے, جس طرح شیلا صاحب نے کہا کہ
बता दें कि जी ये मनी ट्रायल है, बस बता दें लोगों को, बात ही खत्म हो जाएगी। इतनी ट्रायल की जरूरत ही नहीं रही थी, सुप्रीम कोर्ट में जाने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो चीजें बता नहीं सकते हैं तो जाहिर है। जो रिपोर्ट मीडिया में आई, इस वक्त सोशल मीडिया पे भी सब लोग उसको देख रहे हैं, उसके मुताबिक जो इन फ्लैट्स की मिल्कियत है उसमें कोई तब्दीली 1990 के बाद से नहीं आई है। अगर कोई तब्दीली आई है या जो भी वो डिटेल्स मोहम्मद जुबैर साहब बता रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि यकीनन वो उसकी डिटेल्स जो है प्रॉपर्ली मीडिया पे उसी तरह से प्रोवाइड कर दे जिस तरह सोशल मीडिया पे इस वक्त ये रिपोर्ट जो है डिटेल्ड रिपोर्ट मौजूद है। हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। शौकत यूसुफ ज़ई साहब आपका बहुत शुक्रिया, मोहम्मद जुबैर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही हैं। सिंध में रेंजर्स के जो इख्तियारात है उनकी तौसी का मामला जो है वो एक बार फिर से लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। मामला क्या है इस पर बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं सिंध में रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से। रेंजर्स के इख्तियारात की जो तौसी का मामला है वो एक बार फिर हमें लग रहा है डिले में पड़ गया है। अमन व अमान के क़याम में अहम तरीन किरदार अदा करने के बावजूद अवाम की रेंजर्स के बारे में मस्बत राय एक मौजूद है। इस मामले का पस मंज़र कुछ ऐसा है कि 15 जून 2015 को रेंजर्स ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पर छापा मारा। इसके बाद सिंध हुकूमत के और रेंजर्स के ताल्लुकात जो है उनमें कशीदगी का आगाज हो जाता है। अब 8 जुलाई को सिंध हुकूमत ने रेंजर्स को जो खुसूसी इख्तियारात की मुद्दत में 3 माह के बजाय 1 माह की तौसी का नोटिफिकेशन दिया, जबकि 8 अगस्त को सिंध हुकूमत जो है वो 2015 में हुकूमत ने रेंजर्स के इख्तियारात में 4 माह की तौसी कर दी। डॉक्टर आसिम केस रेंजर्स और सिंध हुकूमत के दरमियान जो है वो तनाज़े की एक वजह बनी थी। अब 6 दिसंबर को हम देखते हैं 2015 की बात कर रहे हैं, जहां सिंध हुकूमत ने रेंजर्स इख्तियारात में तौसी को सिंध असेंबली से मंजूर करवाने से मशरूत कर दिया था। इस पर चौधरी निसार ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था कि अगर रेंजर्स इख्तियारात की मुद्दत में तौसी ना की गई तो और ऑप्शंस भी उनके पास मौजूद हैं। अब 16 दिसंबर 2015 को हम देखते हैं कि सिंध असेंबली में रेंजर्स के क़याम और इख्तियारात में तौसी की करारदाद मंजूर होती है। अब रेंजर्स इख्तियारात को सिर्फ दहशतगर्दों, टारगेट किलर्स, भत्ता खोरों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई तक महदूद कर दिया गया है। 20 दिसंबर को सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन के जरिए रेंजर्स इख्तियारात की मुद्दत में 60 दिन की तौसी कर दी। गुज़श्ता बरस सिंध हुकूमत की जानिब से रेंजर्स इख्तियारात के मामले पर कोई रुकावट नहीं डाली गई। रेंजर्स को हासिल खुसूसी इख्तियारात की मुद्दत कल रात 12 बजे खत्म हो चुकी है और अब ये मामला फिर से वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान लटक रहा है और अवाम जिनको रेंजर्स की तरफ से की जाने वाली कार्रवाइयों की बदौलत कुछ अमन मुयस्सर आया था, उनके लिए अमन का क़याम अमल में लाया जाना और कायम रहना ज़रूरी है। अगर वो रेंजर्स के जरिए अमल पजीर हुआ है तो रेंजर्स को फौरी इख्तियारात देना लाजमी है। अब इख्तियारात की मुद्दत में तौसी ना होने के बायस रेंजर्स जो हैं वो जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं कर सकेगी। इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्ज़ियाकार जाहिद अमृत शेब साहब और पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा साहब हमारे साथ मौजूद है। शैला साहिबा, आप ज़रा बताइएगा पहले तो ये कि क्या आप समझती हैं कि वाक़तन रेंजर्स जो है उन्होंने डिलीवर किया है, अमन व अमान जो है वो बहाल करने में रेंजर्स का एक किरदार है, और अगर है तो फिर क्या वजह है कि उनके इख्तियारात का जो मामला है वो हर बार क्यों लटक जाता है, क्यों रेजिस्टेंस आपकी तरफ से सिंध हुकूमत की तरफ से दिखाई जाती है? महरीन, देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि रेंजर्स या कोई भी फेडरल ऑफिशल्स उस वक्त तक किसी जगह पे कोई परफॉर्मेंस नहीं दे सकते अनटिल अनलेस जब तक प्रोविंस की अपनी डिमांड ना हो। ये आइन इजाज़त देता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि वो फेडरल हुकूमत से रेंजर्स या कोई और फेडरल ऑफिशल्स मांग सकते हैं, और फिर वो इस कंडीशन पे आते हैं कि उनसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्या काम लेना है। ये हमारा आइन है और हमने जब भी रेंजर्स बुलाए हैं हम समझते हैं कि सिंध हुकूमत ने अपने इख्तियारात आइन के मुताबिक इस्तेमाल किए हैं। अब हमने उनसे जो कहा है उन्हें वही करना है। उनके अपना डोमेन नहीं है कि वो प्रोविंशियल इदारों में जाएं, और जहाँ तक कुछ दो खुसूसी सवाल यहाँ पे ये है कि उनका डोमेन क्या है या नहीं है,
وہ تو ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے, یقیناً سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے, سندھ حکومت کا اختیار ہے, آپ کا رائٹ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اف دے ڈیلیورنگ, اور خصوصی حالات میں ان کو بلایا گیا, انہیں اختیارات دیے گئے, اور جب اختیارات دیے گئے تو معاملات کچھ بہتر ہوئے. تو اگر معاملات بہتر ہوتے ہیں تو ہم یہی سوال کریں کہ سندھ حکومت کیوں نہیں دے دیتی اجازت بغیر اس طرح سے, بغیر معاملے کو لٹکائے ہوئے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کا اختیار نہیں ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیوں نہیں ان کو اختیارات دے دیتے. دیکھیے, ہم ان کو رات دیتے ہیں, اور جو ہم اسمبلی سے بھی کیا ہے تو وہ بھی آئین ہی کے مطابق کیا ہے. اب چودھری نثار جو ہیں ان کو اور صوبوں کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ وہاں پہ رینجرز کی ضرورت ہے یا نہیں. ہمیں تو ہم سمجھتے ہیں, اور صرف صوبہ سندھ اور فاٹا ہی میں ہم سمجھتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہو رہا ہے, اور ابھی جو ہے وہ رات کو بھی, میرا سوال میں ذرا بات پوری کر لوں, ضرورت ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. اس وقت معاملہ جو ہے وہ سندھ بالخصوص شہر کراچی کا ہے. اگر وہاں پر معاملات بہتر ہو رہے ہیں تو پھر وہاں پر ان کو اجازت کیوں نہیں دے دی جاتی؟ آپ کہتے اجازت دے دیتے, آپ لوگ تو ہماری نیڈ پر, ہماری معاملات کو لٹکا دیتے ہیں. وہاں سے وزیر داخلہ صاحب کو ہماری نیڈ پر ہی, پھر وہاں سے کچھ میرے خیال میں آپ خود ہی بات کر لیں. دیکھیے, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہماری ڈیمانڈ پر ہی, میں اسی کا جواب دے رہی ہوں. آپ اتنا لمبا سوال کرتی ہیں, میرے جواب میں بول پڑتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے, اور اگر رات کے 12 بجے اختیار ختم ہوا ہے تو میں نے بھی مختلف چینلز پہ پڑھا تھا کہ سمری بھی موو ہو گئی ہے, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, ہم نے جاتے وقت ڈی جی کو دیکھا, بڑے اچھے تعلقات سے وزیر اعلیٰ سے مل کے گئے, اور ہر لیول پر وہ لوگوں سے, حکومت کے ایک انڈرسٹینڈنگ سے چل رہے تھے, اور نئے ڈی جی کے ساتھ بھی ہوں گے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم واحد پارٹی ہیں جن کی لیڈر کو بھی جو ہے وہ ٹیرورسٹ نے اپنا نشانہ بنایا, اور ہمیں سندھ کے حالات بہتر کرنے ہیں. کیونکہ ہمیں معلوم ہے جب تک نواز شریف کی گورنمنٹ ہے, نہ ہمیں ڈیو شیئر ملے گا, نہ ہمارے کام اس طرح سے پورے ہوں گے. تو وہ صرف ہم پہ کرٹیسائز کرتے رہیں گے, انٹرفیئر کرتے رہیں گے کہ رینجرز کا جو ڈومین نہیں ہے وہ اپنے آرڈر پہ ان اداروں میں بھیجیں, اور کچھ نہیں. اور پھر معصوم بن کے کہیں گے ڈاکٹر عاصم کا میں نے تو نہیں کہا تھا. تو بھائی رینجرز کوئی خود سے تو نہیں کارروائی کرتے انٹل انلیس ان کو فیڈرل حکومت نہ کہے, ورنہ ان کو وہی کام کرنا ہے جو ان سے سندھ حکومت نے, جس کو انہیں بلایا ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. شیلا, ہمارے ساتھ جنرل ریٹائرڈ امجد شریف صاحب بھی موجود ہیں. امجد شریف صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ ابھی آغاز میں جیسا میں نے ذکر کیا کہ جب بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو سندھ حکومت کی طرف سے ریزسٹنس دکھائی جاتی ہے. یہ ایک تجزیہ ہے اوور آل جو کیا جا رہا ہے. آپ کیا اس سے ایگری کرتے ہیں؟ اور یہ کہ اگر یہ معاملات لٹکتے ہیں تو پھر جب حکومت انٹروین کرے گی تو پھر ہی معاملات آگے چل پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, رینجرز کے پاس پہلے ہی کوئی اختیارات ابھی باقی نہیں رہ گئے تھے. وہ 90 دن والا ہوتا تھا, وہ بھی انہوں نے واپس لے لیا. پچھلے 3 مہینوں میں ان کے پاس وہ بھی نہیں تھے, اور اس کے علاوہ نہ ان کے پاس ایف آئی آر درج کروانے کا کوئی اختیار ہے, نہ ہی ان کے پاس کوئی ٹرائل کروانے کا اختیار ہے. تو وہ تو جو کچھ بھی ہے وہ بیچارے محنت کریں, جا کے چھاپے ماریں, پکڑیں, لیکن باقی سب کچھ جو ہے وہ تو حکومت کی, صوبائی حکومت کی اپنی مرضی کے مطابق چل رہا ہے. اور ابھی تک ٹرائل میں نہ تو سزائیں ہوئیں, نہ امپورٹنٹ کیسز آگے بڑھ سکے, اور حالات وہیں کے وہیں واپس آنے کا خدشہ ہے, اس وجہ سے کہ جب آپ لوگوں کا ٹرائل نہیں کرتے, سزائیں نہیں دلواتے, اور بلکہ بعض جگہ پہ تو یہ لگتا ہے کہ آپ کرپٹ لوگوں کو تحفظ دے رہے ہیں, اور اسی کی وجہ سے یہ سرکاری اداروں میں یا ادھر ریڈ سے روکا گیا. یہ ایسی پابندیاں لگائی گئیں کہ جس سے بہت بگڑا ہوا معاملہ, جو بہت ہی خراب حالات تھے, ان کو درست کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ ابھی اگر نہ دیں اس کو تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ حالات نے تو بالآخر واپس آنا ہے اسی شکل میں جہاں پہلے تھے یہ. کیونکہ آپ اگر جرم کا کلا کما نہیں کر دے تو اب وہ جو مثال کے طور پہ آپ نے عزیر بلوچ کا کیس بڑا مشہور سنا, بڑے قتل, یہ وہ کدھر گیا وہ کیس, کوئی پتہ ہی نہیں اس کا. اور اسی طرح جو بھی امپورٹنٹ لوگوں کے کیسز ہیں ان میں تو پیش رفت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور عام آدمی کا پتہ ہی نہیں کہ وہ جیلوں میں ہیں, کدھر ہیں. جن کو پکڑا, کسی کا ہم سنتے رہے کہ جی 25 اس نے ماورا عدالت قتل کیے ہوئے تھے, 25 ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی, کسی نے 50 کی ہوئی تھی, وہ سارے وہیں کے وہیں ہیں, کسی کو کوئی سزا نہیں, کچھ نہیں.
ये मामला जो है मुझे तो नहीं लगता कि आगे कोई बेहतर हालत अमजद शरीफ में साहब, हमें लेके इसे जाएंगे थोड़ा सा या कोई एक्सप्लेन इसमें कर सकते हैं इस हालात की वक्त जो बेहतरी दोबारा होगी। से पहले की तरह इख्तियारात के मामले को जो लटका दिया गया है, इसके पीछे क्या वो खास डिमांड्स हो सकती हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि सिंध देखें, हुकूमत पुटअप करना चाह रही है हुकूमत वक्त के सामने? और दूसरी बात ये कि असेंबली से मंजूर करवाने की ये जो एक शिक बीच में रख दी गई है, इससे क्या बेनिफिट हो रहा है सिंध हुकूमत को? वो सिर्फ इसलिए कि आपको पता है कि असम्बली में अगर एक चीज़ चली जाए तो वो क्या कहा जा सकता है कि ये तो मेंबरान का मुत्तफ़िक़ा फैसला है, तो उसके पीछे आपको छुपने में आसानी हो जाती है। वरना तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं जो सिंध हुकूमत खुद ले सकती है, कोई इसमें मसला नहीं है। और जहां आप बात कर रहे थे, पहले सवाल का मैं जवाब दूं, बात यह है कि कराची में दो तरह के मसाइल हैं। एक तो ये कि जो टेररिस्ट थे जो बाहर से आए हुए, आप वज़ीरिस्तान से कह सकते हैं, फाटा वगैरह के इलाकों से मुख्तलिफ, जो वो भी यहाँ पे पैसा इकट्ठा करने आते हैं। और बुनियादी तौर पे कराची का मसला ही पैसा है, क्योंकि यहाँ दौलत पैसा बहुत ज़्यादा है। यहाँ लैंड माफिया हैं, कब्ज़ा ग्रुप्स हैं, चाइना कटिंग वाले लोग हैं, फिर ये भत्ताखोरी है, ये सारा बुनियादी तौर पे पैसे का मसला वहाँ पे बहुत शिद्दत से हावी था। अब उसमें यह है कि पैसा ही बाज़ लोगों की कमज़ोरी है और वो उसी की दिफा में, उसी के तहफ़्फ़ुज़ में वो इन मामलात को सही सिमत में जाने नहीं देते। जिस तरह का एक टफ किस्म का यहाँ पे एक्शन होना चाहिए था, उसको होने नहीं दिया गया। नतीजा ये कि पैसा तो बच जाएगा, लेकिन अवाम के मसाइल फिर वैसे के वैसे। आपका बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत की तरजीहात जो है वो क्या है, इख्तियारात जो है क्या वो दिए जाएंगे या एक दफ़ा फिर से हुकूमत जो है वो इंटरवीन करेगी और फिर पहले की तरह मामला सेटल होंगे, जिस तरह जब वज़ीर दाखिला साहब ने एक स्ट्रॉन्ग अपना स्टेटमेंट दिया और उसके बाद मामला जो है वो दोबारा पहले की तरह हो गए, क्या उस तरह से होगा या कोई नई सिचुएशन डेवलप होगी, ये तो आने वाले वक्त में देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की भी बात कर लेते हैं, जो 20 जनवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठाकर बाकायदा अमरीकी सदारत की कुर्सी पर बराजमान होंगे। उनके इस ओहदे पर फायज होने पर दुनिया और कसीर तादाद में अमरीकियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो अपनी जगह पर है, मगर अमरीका की खुफिया एजेंसी के सरबराह जो है उन्होंने भी अपने नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार कर दिया है कि उन्हें सदारती ओहदा संभालने के बाद अपनी जुबान पर काबू रखना होगा, क्योंकि उनके हल्फ लेने के बाद रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका का मुफाद अव्वलीन होगा। अब गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक CIA चीफ जॉन ब्रेनन का कहना है कि नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप जब बात करते हैं तो या ट्विटर पर कोई पैगाम देते हैं या उन्हें यकीनी बनाना होगा कि ये मुल्की मुफादात जो है इन ट्वीट से या इन पैगामात से मुतासिर ना हो। इन सब पर हम बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि 20 जनवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे और इस हवाले से जो अभी बातें सामने आ रही हैं, अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी के सरबराह हैं उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को जो है मुतनब्बे किया है, खबरदार किया है कि वो अपनी ज़ुबान पर काबू रखे। तो इस हवाले से हम बात कर रहे हैं, ये भी उन्हें कहा गया कि हल्फ लेने के बाद रियासत अमेरिका जो है उसका मुफाद जो है उनके लिए अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। अब गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक CIA के चीफ जॉन ब्रेनन का कहना है कि जो सदर डोनाल्ड ट्रंप है वो जो भी बातचीत करते हैं, ट्विटर पर जिस तरह के पैगामात देते हैं, तो वो मुल्की मुफादात के मुताबिक होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप रूस की अहलियत और इजराइल के बारे में ज़्यादा इदराक नहीं रखते और रूस के मामले में जो बरी ज़मा करार देने में एहतियात का उनको मुजाहरा करना होगा। अब CIA चीफ ने कहा कि अमेरिका का सदर ट्विटर पर पैगामात के जरिए मुल्क की अहमियत के ऐलानात नहीं कर सकता है। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप तवातर के साथ कौमी अहमियत के जो मामलात हैं उन पर ट्विटर के जरिए ऐलानात करते रहते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने से अमेरिका कैसा होगा और दुनिया पर इसके क्या असरात होंगे, इस सब पर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका के नायब सदर जो बाइडन, उन्होंने खबरदार किया कि जनूबी एशिया दुनिया के इन खित्तों में से एक है जहां इलाकाई कशीदगी की सूरत में जौहरी हथियारों का इस्तेमाल सामने आ सकता है। इन सब पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है साबिक वज़ीर खुर्शीद कसूरी साहब। कसूरी साहब, आप बताइएगा, डोनाल्ड ट्रंप पर जो CIA के सरबराह की तनकीद है, इस पर आपकी राय क्या, और खास करके जो ट्रंप की मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं उनसे क्या लगता है कि पाक अमेरिका जो ताल्लुकात है और अमेरिका के जो दीगर रियासतों से ताल्लुकात है उस पर क्या असरात होंगे?
जी देखिए, ये जो उनके खुली जंग एक किस्म की छिड़ गई है, ना सिर्फ जॉन ब्रेनन के साथ बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के और भी इदारे हैं उनके सरबराहान के साथ, ये एक अमेरिका में बिल्कुल एक नई चीज़ है। और इस किस्म का रिस्क तो जॉन एफ कैनेडी ने नहीं लिया था, और उनकी बिल्कुल बात नहीं बनती थी। वहाँ जो उस वक्त डलेस उनका नाम था, वहाँ नेशनल CIA के हेड थे जॉन फॉस्टर डलेस, जो बाद में अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी बने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये वो साहब नहीं थे, हो सकता है उनके रिश्तेदार हों। डलेस उनके बहुत सख्त उन पे नज़र रखते थे कैनेडी पे, और इसी वजह से बहुत सी इस किस्म की कंस्पिरेसी थ्योरीज मोरज़ वजूद में आई कि जो प्रेसिडेंट कैनेडी पे हमला हुआ जिसमें वो हलाक हो गए, आज तक कंस्पिरेसी थ्योरीज वो हैं, शामिल हैं, और वो ख़त्म नहीं हुई। और ये जो कर रहे हैं ये एक नई बात है, अनोखी बात है। मैं कोई बहुत बड़ा उनका कदरदान नहीं हूँ। जो उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, मसलन इराक़ की जंग पे मुझे ख़ुद शदीद एतराज़ात हैं, और मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो उस वक्त की एजेंसीज़ ने कहा था कि इराक़ के सदर सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। मैं खुद और मैंने डट के मुखालफत की थी अमेरिका में। मैं बहैसियत वज़ीर ख़ारजा सिक्योरिटी काउंसिल में मैं ये जो हमला ये जब कर रहे थे, फ्रांस ने, पाकिस्तान ने, रूस ने, जर्मनी ने, हमने मिल के शदीद मुखालफत की थी उस हमले की। और वो भी इस CIA की एक लीक पे या एक ख़बर के ऊपर मबनी था कि उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। तो मुझे इस पे तो कोई ख़ास, मैं उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखता कि वो कोई इल्हामी नाउज़ुबिल्लाह चीज़ हैं। उनसे बहुत सी गलतियां होती हैं, और उसकी भारी कीमत इराक़ में, बल्कि सारी इस्लामी दुनिया ने, अमेरिका ने, सब ने मिल के उठाई है। लेकिन जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप का ताल्लुक़ है, ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि वैसे भी इनके जो ख़यालात हैं वो और भी बहुत से मामलात में जो मुरव्वजा ख़यालात हैं रूस की तरफ, चीन की तरफ, उनसे मुख्तलिफ हैं। अब आपने पूछा कि उसके दुनिया पे क्या असरात होंगे, वो बहुत हो सकते हैं। मसलन हमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जनूबी एशिया जिस खित्ते में हम वाक़े हैं, वहाँ क्या हो सकते हैं। शुरू में तो ये लग रहा था कि क्योंकि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, जहाँ तक ये है कि उनका अमेरिका में आने का, उनकी एंट्री जो है, उन्होंने पहले कहा कि मैं आने नहीं दूंगा, फिर उन्होंने कहा सख्त वेटिंग होगी, यानी कि बहुत तफ्तीश होगी जो भी मुसलमान ममालिक से लोग जाएंगे। लेकिन और हिंदुस्तान के कुछ लोग बहुत खुश थे, उनका ये ख्याल था कि ट्रंप का आना शायद उनके लिए बेहतर होगा और पाकिस्तान के लिए बुरा हो। ऐसा नहीं रहा। जो शुरू में उनके 2-3 उन्होंने फैसले किए हैं, ये भी बता दीजिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जिनके अभी हल्फ उठाने से पहले ही CIA के चीफ जो है उनका एक कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आ जाता है। वो कहते हैं अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना होगा। साथ ही साथ जो बाइडन जो है वो भी उनके बारे में जो कुछ कह रहे हैं। तो क्या एक ऐसे सदर के आ जाने से अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं दीगर रियासतों के साथ, इनकी वजह से मुतासर होंगे कि नहीं होंगे? देखिए, अगर तो आपका ये सवाल है कि ट्रंप के ख्यालात की वजह से मुतासर होंगे, तो वो तो बहरहाल मुतासर होंगे मुख्तलिफ इलाकों में। मसलन क्या रवैया होगा साउथ ईस्ट एशिया का। खत्म हो पर तफसील से गुफ्तगू करना चाहते थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम जरा पाबंद हो गए। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे मेरीन सप्तान को इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।